हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना जो ये चैप्टर था दैट इज रिगार्डिंग डिजाइन, चैप्टर नंबर 20, उसको पढ़ा था, कंप्लीट करा था। आई होप आप सभी को नोट्स मिल गए होंगे। मैंने टीम को बोला था आप लोगों को नोट्स भेज दे। नोट्स मिल गए होंगे आई बिलीव। एक बार कंफर्म कर दो तो perfect। तो भाई आज अपन लोग इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे, किताब से देख लेंगे, रिवाइज करेंगे। और सर रिवाइज करने के बाद हम लोग, अगर टाइम बचता है हमारे पास, जो कि मोस्ट लाइकली है कि बच ही जाएगा, तो फिर हम लोग एक बार इसके जितने भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर में आए हैं या फिर जो भी ये सारी चीजें हैं उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, ताकि ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, समाप्त हो जाए, और फिर हमारे पास कुछ भी इसके अंदर ना बचे। आई होप इसमें यानी कोई ज्यादा तकलीफ हो नहीं रही होगी आप लोगों को। चैप्टर बहुत ही आसान सा है, तो आई थिंक सो दैट शुड बी गुड टू गो, है ना। सर इससे क्या हर साल क्वेश्चन आता ही है क्या? मोस्ट लाइकली एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, दैट इज फॉर श्योर। तो एक क्वेश्चन तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट यहाँ पे कर ही सकते हैं। अच्छा जी, ये तो मेरे ख्याल से ये प्रॉपर वो नहीं आया। ये फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं है इसके अंदर। छोड़ा, फॉर्मेटिंग का कोई अच्छा हो गया। चलो, तो भाई आगे बढ़ते हैं। एक बार हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और फिर हम इस चैप्टर को रिवाइज करके खत्म कर देते हैं। भाई अगर सबसे पहली बात तो अगर हम लोग यहाँ पे डिजाइन की बात करें, तो डिजाइन का मतलब क्या होता है, तुम लोग मेरे साथ बोलते चलना ताकि मेरे को पता रहे कि तुम लोग मेरे साथ हो। सर डिजाइन कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइंड है, जल्दी से बताओ। डिजाइन कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइंड है? बहुत ही बढ़िया, सेक्शन 2 सब क्लॉज डी। सर ये डिजाइन को डिफाइन करता है, और एक्चुअली में देखा जाए तो डिजाइन को क्या बोलता है? डिजाइन बेसिकली मींस ऐसा कोई भी आपका कलर, शेप, पैटर्न, कॉन्फ़िगरेशन जो कि आपके आईज को अपील करे, 2D या फिर 3D फॉर्म में हो। हम प्लेन मैकेनिकल डिवाइस को इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे, ट्रेडमार्क को इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे, आर्टिस्टिक डिजाइन को, सॉरी आर्टिस्टिक वर्क को इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे। और सर इट शुड बी केपेबल ऑफ एप्लीकेशन। क्या होना चाहिए? इट शुड बी केपेबल ऑफ एप्लीकेशन। ये सारी चीजें हम लोगों ने इसके अंदर देखी। एक सेकेंड, ये आईपीए है हमारा नोट्स का भाई। हाँ, ठीक। तो भाई डिजाइन की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन कहाँ पे गिवन है? सेक्शन 2 सब क्लॉज डी, जो कि बोलता है कि डिजाइन इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ पैटर्न, कॉन्फ़िगरेशन, color scheme, shapes, etc. that appeals to the eyes of a person. It can be in 2D or 3D form and does not include trademark or any plain mechanical device और कोई भी artistic work। या फिर हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों, कि अगर आपका कोई भी इस तरीके का प्लान है जिसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू, सिर्फ उसको ही हम लोग यहाँ पे डिजाइन के अंदर काउंट करेंगे। सर डिजाइन को लेके जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है वो है आपका भारत ग्लास ट्यूब वर्सेस गोपाल ग्लास वर्क्स। सर इस जजमेंट के अंदर क्या बोला गया था? इस जजमेंट के अंदर बेसिकली बोला गया था कि डिजाइन जो है वो सिर्फ हम लोग एस्थेटिक वर्क ऑफ द प्रोडक्ट के लिए देते हैं। यानी कि आपके जो भी गुड्स या सर्विसेज है, सॉरी सर्विस तो नहीं, जो भी आपकी गुड्स है सर, उनका कैसा एस्थेटिकनेस है, बाहर से वो कैसे दिखते हैं, उसके लिए आपके डिजाइन रजिस्ट्रेशन को दिया जाता है। इसके अंदर आपका ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट, ये दोनों ही चीजें नहीं आती है, इसको हम लोग बाहर रखते हैं। सर ट्रेडमार्क की अगर बात की जाए तो ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क बेसिकली हमारा नेम एंड सिंबल ऑफ द कंपनी होता है। नेम एंड सिंबल ऑफ द कंपनी, जिसके थ्रू आप एक प्रोडक्ट को दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से सेपरेट कर सकते हो, आप सेग्रीगेट कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सब पेटेंट का मतलब क्या होता है? आपके कोई भी नए इन्वेंशन के लिए जब आपको कोई रजिस्ट्रेशन मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पेटेंट कहते हैं। सर आगे हम लोग कहते हैं आपको डिजाइन रजिस्ट्रेशन कभी भी कैसे ऐसे काम के लिए नहीं मिलेगा जो कि अदरवाइज आपके एक्ट के अंदर गिवन ना हो। है या ना बोलो? सिंपल सी बातें हैं, इस जजमेंट के अंदर ये वाली बात की गई थी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट एक बार बताओ। सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला कि सर आपका प्रोप्राइटर कौन होगा नए डिजाइन का, यानी किसको हम बोलेंगे कि यार ये आपका डिजाइन का मालिक है। पहली चीज हम लोग कहते हैं कि सर अगर आपके डिजाइन को जो बनाने वाला व्यक्ति है वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ में अगर किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति को हायर किया था कि तू मेरे बिहाफ पे बनाना, तू मेरे बिहाफ पे डिजाइन बनाइयो, तो सर उस सिचुएशन में वो जो व्यक्ति है जिसने दूसरे पर्सन को हायर किया है डिजाइन बनाने के लिए, वो भी इसका ओनर बन जाएगा।
साथ ही साथ में हम लोग कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने एक्सक्लूसिव राइट ऑब्टेन किया है आपके डिजाइन को लेके, तो सर वो भी इसका मालिक हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग कहते हैं कि अगर मान लो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे अगर डिजाइन ट्रांसफर हो जाता है, अगर मान लो मैंने बनाया था पर स्पर्श ने मेरे डिजाइन को परचेज कर लिया, तो सर उस सिचुएशन में स्पर्श क्या बन जाएगा, इसका मालिक बन जाएगा। सर व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन? अगेन वही वाली बातें हैं जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ी कि सर डिजाइन शुड बी रिलेटेड टू फीचर, शेप, कलर, पैटर्न एक्सेट्रा। इट शुड बी न्यू या फिर ओरिजिनल, नया होना चाहिए। अगर कोई ऐसा डिजाइन है जो कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत समय से चल रहा है, तो उसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। तीसरा पॉइंट हम लोग कहते हैं कि सर आपने अगर डिजाइन को पब्लिश कर दिया, कहीं पर डिस्क्लोज कर दिया प्रायर टू रजिस्ट्रेशन, सर रजिस्ट्रेशन मिला नहीं था उससे पहले ही ढिंडोरा पीट पीट के लोगों को बता दिया, नहीं चलेगा, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर हम लोग कहते हैं सर डिजाइन शुड नॉट बी ऑब्सीन, किसी भी तरीके से आपका डिजाइन जो है वो ऐसा उल्टा सीधा गंदा सा नहीं दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी के सेंटिमेंट्स की वैल्यू को बर्बाद करे, खत्म करे, वॉयलेट करे। आगे हम लोग कहते हैं सर आपका डिजाइन शुड बी सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल। सर दो डिजाइन अगर हमें ऑलमोस्ट सेम तरीके की दिख रही है, बहुत माइन्यूट सा उनके अंदर डिफरेंस है, तो उसको अगेन हम रजिस्टर नहीं करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट कि वन शुड बी सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अनदर प्रोडक्ट। सर अगला पॉइंट हम लोग कहते हैं कि इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग अप्लाइड। सर ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं आपने एक डिजाइन बना के रख लिया, अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता। सर ऑन पेपर अगर सारी चीजें हैं तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। इट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी आपका डिजाइन वगैरह है वो फिजिकली प्रोडक्ट पे उतरना चाहिए, वो आपका एप्लीकेबल होना चाहिए, वो इंडस्ट्रियल डिजाइन के थ्रू बनने के काबिल होना चाहिए। और सर लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि इट शुड नॉट बी ट्रेडमार्क या फिर कोई भी तरीके का आर्टिस्टिक वर्क, ये दोनों नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सर यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर आगे हम लोग कहते हैं इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट जजमेंट आते हैं यहाँ पे इसको लेके। दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, जजमेंट कहाँ लिखे हमने? हाँ। सर दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आते हैं इस चीज को लेके। पहला आता है हमारा ब्रीटो ऑटो इंडस्ट्रीज वर्सेस श्री राम चावला। सर इसके अंदर क्या बोला गया था? अगेन इसके अंदर वही बेसिक बात की गई थी कि जो आपका डिजाइन होना चाहिए वो न्यू एंड ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई पुराने डिजाइन को लेके आ गए और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, दैट विल नॉट हैपन, दैट विल नॉट बी अलाउड। सिमिलरली हम लोग कहते हैं कि सर आपका जो डिजाइन है वो नया है या नहीं है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है चेक करने का। और वो तरीका क्या है कि भाई आप नेकेड आई से देख लो कि क्या आपको वो डिजाइन सिमिलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। आप बस सिंपली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि भाई वो क्लोजली किसी एग्जिस्टिंग डिजाइन से सिमिलर है या नहीं है, उससे कंपेयर करके देख लीजिए और बल्ले बल्ले आपका काम हो चुका है। हम उसका क्या पूछ रहे हैं सर? केस लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्या, लाइक भारत ग्लास ट्यूब वाला केस लॉ से? हाँ यार बिल्कुल वो आ सकता है। वो आपसे बोलेंगे डिफाइन डिजाइन एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ केस लॉ, तो ऐसा केस लॉ के थ्रू आपको बोल सकते हैं कि आप केस लॉ के थ्रू एक्सप्लेन कीजिए। अभी जब अपन क्वेश्चंस देखेंगे तब अपन समझेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो केस है इसके अंदर वो है जेसन इंडस्ट्रीज एंड अनदर वर्सेस क्राउन क्राफ्ट। अगेन इसके अंदर यही कहा था कि भाई आपके अगर आपको डिजाइन रजिस्टर करना है तो फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट। सर ये तो होने ही चाहिए जिनको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सर क्या है आगे? डिजाइन शुड बी पैटर्न, शेप, कलर वगैरह, इट शुड अपील टू द आई। सर आंखों को देख के अच्छा लगना चाहिए। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, नहीं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। और सर हम लोग कहते हैं अगर कोई डिजाइन है जिसका कोई टेक्निकल पर्पस है तो भी आपको डिजाइन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर डिजाइन प्लस टेक्निकल पर्पस है यानी कि वो एस्थेटिक भी है और टेक्निकल पर्पस भी सॉल्व कर रहा है, तो सर उस सिचुएशन में तो डेफिनेटली आपको क्या मिल सकता है? रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ या ना बोलो। ठीक।
सर इसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो आगे हमारे पास बात आती है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपको कभी भी अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप कैसे करेंगे। हम लोग कहते हैं कि सर आपको एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड फीस के साथ लगाना पड़ेगा कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर कौन होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है उसके पास आपको ये एप्लीकेशन लगानी पड़ती है प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड फीस के अंदर। सर कंट्रोलर जो होगा वो वेरीफाई करेगा कि आपका डिजाइन कैसा ना हो, ऑब्सीन ना हो, सिमिलर टू एनी प्रीवियस डिजाइन ना हो, और सर डिस्क्लोज टू पब्लिक ना हो, पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग कहते हैं कि भाई कंट्रोलर विल ग्रांट रजिस्ट्रेशन फॉर ओनली वन कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट के लिए आपका जो कंट्रोलर है वो क्या करेगा, आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। सर ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है, अगर मान लीजिए कंट्रोलर ग्रांट नहीं करता तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट के पास विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, कि आप 3 महीने के अंदर जाके हाई कोर्ट के पास अपील कर सकते हो। और सर अगर मान लीजिए आपने टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले अपना ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं किया, तो सर मानो या ना मानो, मान लिया जाएगा कि अब आप अपने इस एप्लीकेशन प्रोसेस में इंटरेस्टेड नहीं हो, और इसी कारण से आपको यहाँ पे अब एप्लीकेशन की जो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको एंड कर दिया जाएगा। सर आगे हम लोग बात करते हैं कि जब भी आपका जो एप्लीकेशन होता है उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उससे ज्यादा कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा एक सिंगल एप्लीकेशन पे। तो अगर मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन लगाई है तो आपको सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो मिल जाएगा। आगे हम लोग कहते हैं सर आपको रजिस्ट्रेशन मिल तो जाएगा, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, परंतु परंतु किंतु परंतु बंधु यारा, अगर आप सब्सीक्वेंट एप्लीकेशन लगाना चाहते हो ऐसे किसी प्रोडक्ट के लिए जो कि सिमिलर टू द प्रीवियस प्रोडक्ट है, यानी कि सर आप दूसरी एप्लीकेशन लगाना चाहते हो फॉर एनी प्रोडक्ट जो जिसका डिजाइन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से सिमिलर है, और वो जो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन है वो भी आपके ही नाम पे है, तो फिर आपको सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत ऐसे में नहीं है। बेसिक एग्जांपल, सर आईफोन 13 एंड आईफोन 14 जो है उसका डिजाइन सेम है, सर दोनों ही एप्पल के प्रोडक्ट्स है। एप्पल ने सबसे पहले आईफोन 13 को रजिस्टर कराया, एक साल बाद आईफोन 14 को रजिस्टर करा लिया, आईफोन 14 के डिजाइन को रजिस्टर करा लिया। क्या ये चीज चलेगी? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दोनों का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है, सर उससे हमें मतलब नहीं रखता। आप सब्सिक्वेंट अगर एप्लीकेशन लगाओगे तो आपको सब्सिक्वेंट बेसिस पे भी मिल जाएगा, है ना। सर आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जब भी आपको कंट्रोलर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा, यानी कि जब भी आपको सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो सर्टिफिकेशन है या फिर आपका जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको वैलिड माना जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब आपने एप्लीकेशन लगाई थी उस दिन से आपके रजिस्ट्रेशन को माना जाएगा, ना कि जिस दिन से आपको जो सर्टिफिकेट है वो ग्रांट किया गया है। अच्छा इसके अंदर लास्ट पॉइंट आता है, अगर मान लो दो एप्लीकेंट थे और दोनों एप्लीकेंट किसी एप्लीकेशन को लगा रहे थे, डिजाइन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को लगा रहे थे, सर उसमें से एक जो एप्लीकेंट था उसका ऑलरेडी सिमिलर तरीके का डिजाइन रजिस्टर्ड था, तो सर ऐसे सिचुएशन में जो ये सेकंड पर्सन है जिसका प्रीवियस डिजाइन रजिस्टर्ड है, सर उसको हम लोग रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे, सब्सिक्वेंटली भी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि हम ये मानेंगे कि सर उसका जो डिजाइन है वो ज्यादा जेन्युइन है, उसका डिजाइन जो है वो ज्यादा वैलिड है, उसका डिजाइन जो है वो प्रायर इन टाइम है, और इसी कारण से हम उसको पहले रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे। ये सारी बातें यहाँ पे आती है। उसके बाद तो छोटे मोटे पॉइंट है कि सर आपके जो रजिस्ट्रार है उसको क्या बनाना पड़ेगा, एक रजिस्टर ऑफ डिजाइन मेंटेन करके चलना पड़ेगा जिसके अंदर वो सारा का सारा जो डिटेल्स वगैरह है वो रख के रखेगा, आपका डिजाइन वगैरह से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वगैरह वो उसको मेंटेन करके रखेगा। सर आगे हम लोग यहाँ पे कहते हैं इंपॉर्टेंट अगेन कि सर क्या दो लोग मिलके यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अगर दो लोग मिलके एप्लीकेशन लगाना चाहे या फिर एक व्यक्ति को हटा के कोई दूसरा व्यक्ति एप्लीकेशन लगाना चाहे तो ये सब बिल्कुल वैलिड है, इसके अंदर कोई हमें दिक्कत नहीं है। सर हम लोग कहते हैं, एक सेकेंड, ये इसको क्या हो गया भाई, ये एक तो यार टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है ना साला, आधा तो यही नहीं समझ आता।
तुमने क्या कर बच्चे कह रहे होंगे सर क्या कर रहे हो ये यार इसका जूम इन जूम आउट होता रहता है, पता नहीं कुछ तो हो जाता है इसको। चलो, ये जब ज्यादा टेक्नोलॉजी हो जाती है ना, अब सोचो यार, आई जेन्युइनली डोंट नो कि कैसे काम करती है सारी चीजें। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को तो कि ये अब जैसे ये है कैमरा है, कैमरे के अंदर अगर इधर घूमेंगे तो ये भी साथ में घूमेगा। ये हैंड जेस्चर्स कैच कर लेता है कि भाई अगर मैं ऐसे इसको पाम दिखा रहा हूँ तो इसको मूव करना है, पाम दिखा रहा हूँ तो रुक जाना है, कहीं भी जाएगा ऊपर नीचे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी टेक्नोलॉजी है यार। ये जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए कौन सा पेटेंट, मैंने ही बोल दिया सर, इनके लिए इसको क्या मिला होगा, पेटेंट मिला होगा। और इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डिजाइन है, यानी कि लाइट वाइट चमकती है, आगे पीछे बहुत कुछ है इसके अंदर। तो यार ये जो इसका डिजाइन है उसके लिए क्या मिलेगा, इनको डिजाइन रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सर एट द सेम टाइम इनके कैमरे के पीछे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, जो कंपनी ने इस कैमरे को बनाया है Insta360 करके, उसका नाम लिखा हुआ है इन अ वेरी यूनिक मैनर। वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा ट्रेडमार्क। बच्चे ट्रेडमार्क जो होता है वो नाम वगैरह के लिए मिलता है, ठीक है। और पेटेंट जो होता है वो आपके इन्वेंशन के लिए मिलता है। अब आपने कुछ इन्वेंट नहीं किया है, बस आपने मेथड ऑफ यूसेज बदल दिया है, तो फिर उसके लिए आपको कभी भी ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट नहीं मिल पाएगा। समझा सक्षम? चलो सर, तो अगेन बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं हम लोग। सर यहाँ पे क्या दो लोग मिलके रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपत्ति नहीं है। बस हमें इसके अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किन बातों का ध्यान रखना है बच्चों? कि सर आपको जो भी एप्लीकेशन लगानी है वो बिफोर रजिस्ट्रेशन लगानी पड़ेगी। एक बार अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तो फिर आपके पास अब यहाँ पे कोई भी प्रकार का ऑप्शन नहीं बचेगा, योर ऑप्शन विल एंड। दूसरी चीज हम लोग कहते हैं कि सर एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टीज के बीच में। और सर अगर कोई भी तरीके का डिस्प्यूट है तो वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए, हम डिस्प्यूट वाली चीजों को एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। सर राइट ऑफ द पार्टीज कैन बी, अगर आपकी जो पार्टीज की राइट्स है उनको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, या तो एग्रीमेंट के थ्रू हो जाए, या तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू हो जाए, या तो असाइनमेंट यानी कि ट्रांसफर ऑफ राइट के थ्रू हो जाए। सो सॉरी सर, अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है सब्स्टिट्यूशन की तो आप इसके अंदर लगाएंगे, फॉर्म 2 के अंदर आप ये एप्लीकेशन लगाएंगे। और हम लोग कहते हैं कि सर जॉइंट एप्लीकेशन का भी आपको परमिशन वगैरह अगर चाहिए तो आपको सारे के सारे जो आपके लोग हैं उन सबका कंसेंट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, आपको सभी का यहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा। आगे हम लोग कहते हैं सर अगर पार्टीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट वगैरह हो गया तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो कंट्रोलर है वो इनको रिजॉल्व करेगा। और सर लास्ट टॉपिक, अच्छा नहीं हमने नीचे के टॉपिक्स तो देखे ही नहीं है। सर अगला टॉपिक आता है कॉपीराइट ऑन डिजाइन। जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है उसके बाद आप डिजाइन को इस्तेमाल कर सकते हो, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉपीराइट। प्लीज बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना, कॉपीराइट अपने आप में एक अलग चीज होती है और डिजाइन अपने आप में एक अलग चीज होती है। कॉपीराइट यूजुअली आपको मिलता है आर्टिस्टिक वर्क के लिए। आर्टिस्टिक वर्क का मतलब क्या होता है, जैसे कि डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, लिरिक्स लिख दिया, शायरी लिख दी, आपने कोई ड्राइंग बना दी। सर इन सारी चीजों के लिए आपको कॉपीराइट मिलता है। पर सर अगर आपसे मैं पूछूं कॉपीराइट ऑन डिजाइन का मतलब क्या होता है, कॉपीराइट ऑन डिजाइन का बहुत बेसिक मतलब होता है कि डिजाइन के रजिस्ट्रेशन को हम लोग कॉपीराइट यहाँ पे बोलते हैं, जिसके बेसिस पे आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो आपके डिजाइन की। आपने अगर मान लो कोई शर्ट बनाया, आपने उस शर्ट की डिजाइन को कॉपीराइट करा लिया, सॉरी आपने उस शर्ट की डिजाइन को डिजाइन एक्ट के अंदर रजिस्टर करा लिया। जैसे सर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो इतने यूनिक कपड़े बनाती हैं, वो अपने कपड़ों के डिजाइन को क्या करा लेती है, डिजाइन एक्ट के अंदर रजिस्टर करा लेती है, जिसके बाद वो उसके मल्टीपल कॉपीज बना सके, मोर देन 2000 5000 कॉपीज उसकी बना सके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपीराइट। सर यहाँ पे हम लोग कहते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट एंड डिजाइन। सर कॉपीराइट, क्या आपको मालूम है कॉपीराइट कितने समय के लिए मिलता है रजिस्ट्रेशन? एनीबडी, वैसे मेरे को लगता नहीं पता होगा। कॉपीराइट किसी को पता है कितने समय के लिए मिलता है? अच्छा डिजाइन कितने समय के लिए मिलता है? डिजाइन में रजिस्ट्रेशन कितने समय के लिए मिलता है? सर यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आपका
कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट जो होता है वो आपको मिलता है फॉर अ पीरियड ऑफ लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स। सर इतना ज्यादा? यस। यानी सर आपके मृत्यु के बाद भी 60 साल तक आपके पास उसका राइट होता है, उस आर्टिस्टिक वर्क का राइट होता है। उसको हम लोग कहते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट बहुत लंबे समय के लिए दिया जाता है, लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स के लिए दिया जाता है। सर जबकि डिजाइन का रजिस्ट्रेशन हमारा कितने समय के लिए दिया जाता है? डिजाइन का रजिस्ट्रेशन हमारा दिया जाता है फॉर 10 ईयर्स, जिसको हम लोग सब्सिक्वेंटली 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर प्रोवाइडेड आपने जो एप्लीकेशन है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लैप्स लगा दी हो। ठीक है, इससे ज्यादा हम यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं देते हैं। तो सर स्वाभाविक सी बात है कि लोग चाहते हैं कि हम अपने आप को कॉपीराइट के अंदर रजिस्टर करा लें। इनफैक्ट क्या तुम्हें ये बात पता है कि कॉपीराइट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए तुम्हें कोई एप्लीकेशन लगाने की भी जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन लगाना इज नॉट नेसेसरी। अगर आपने कोई भी तरीके का आर्टिस्टिक वर्क बना दिया तो वो अपने आप में एक तरीके का एप्लीकेशन है। आपको कोई भी तरीके का कॉपीराइट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एप्लीकेशन भी फॉर्मली लगाने की आवश्यकता नहीं होती। नंदलेस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सर कॉपीराइट और डिजाइन को लेके काफी ज्यादा डिस्प्यूट चलता रहता है कि सर दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा ऑप्शन है, किसको हमें प्रेफर करना चाहिए। और सर यहाँ पे इसीलिए आता है हमारे पास एक जजमेंट, माइक्रोफाइबर्स वर्सेस गिरधारी एंड को। सर इस दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट के अंदर क्या बोला गया था? इस दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट के अंदर ये बेसिकली बताया गया था कि सर आपका डिजाइन और कॉपीराइट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में किन बातों का ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी होता है। हम लोग कहते हैं सर कॉपीराइट जो होता है वो आपके आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, जबकि आपका जो डिजाइन होता है वो आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ डिजाइन को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बात करता है। जो आपका कॉपीराइट होता है उसको ज्यादा ऊपर का स्ट्राटा दिया गया है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाया गया है, और इसी कारण से उसका जो नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ ईयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो भी बहुत ज्यादा है। परंतु किंतु परंतु बंधु यारा, अगर मान लीजिए किसी चीज को आपको डिजाइन लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था, परंतु आपने उसको कॉपीराइट के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो हम लोग कहते हैं ऐसे सिचुएशन में आपके पास कॉपीराइट का जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 50 प्रोडक्ट्स तक ही रहेगा, 50 कॉपीज तक ही रहेगा। 50 कॉपीज के बाद, 50 कॉपीज के बाद अगर आपने 51st कॉपी बना दी, अगर आपने 51st कॉपी बना दी, तो सर आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब आपके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ में हम लोग कहते हैं कि अगर आपने पहले कॉपीराइट के अंदर रजिस्टर करा के रखा था और सब्सिक्वेंटली अब अगर आप डिजाइन लॉ के अंदर जा रहे हो, तो सर हम लोग कहते हैं कि आपको डिजाइन लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा, और जैसे ही ग्रांट होगा तो आपका कॉपीराइट का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी एंड हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सर डिजाइन और कॉपीराइट के अंदर बैलेंसिंग बेसिस पे यहाँ पे क्या बोला गया है। बस इतनी सी ही बात बोली गई है कि सर आप अगर 50 प्रोडक्ट्स तक बनाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, आपको कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्शन मिल जाएगा। पर अगर आपने 51st कॉपी बना दी तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, आपका जो प्रोटेक्शन है वो उस प्रोडक्ट को लेके खत्म हो जाएगा। है या ना बोलो? है या ना बोलो? समझा क्या भाई? ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपीराइट ऑन डिजाइन वाला, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। सर जैसे प्रोडक्ट इनोवेट किसी दूसरे ने किया और है, और डिजाइन किसी और ने, तो दोनों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट का इनोवेशन हुआ है बच्चे, इनोवेशन के केस में या फिर इन्वेंशन के केस में आपको पेटेंट मिलता है, ये बात ध्यान रखना पायल, वो पेटेंट के अंदर चला जाता है। पर अगर मान लीजिए उसको डिजाइन किसी और ने किया है तो फिर वो डिजाइन के लिए रजिस्ट्रेशन लेने चाह सकता है। ठीक है सर, व्हाट इफ अ क्रिएटर वांट्स टू कॉपी अ डिजाइन ऑफ अ ओरिजिनल क्रिएटर with the permission of original creator who has already taken copyright? अगर आप ओरिजिनल क्रिएटर के
डिजाइन को कॉपी करते हैं और उससे आपने परमिशन वगैरह ले रखी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर आप बिना परमिशन के कर रहे हो तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो पायरेसी के अंदर काउंट हो जाएगा। बिल्कुल पारुल, एक बार वापस से समझा देते हैं बच्चे, हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं। सर कॉपीराइट और डिजाइन के अंदर क्या फर्क है। अच्छा पहले तो ना तुम लोग ये सारे ही वर्ड्स के डिफरेंस समझो। कॉपीराइट, डिजाइन, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। सर मेरे पास ये बेस्ट एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सर मेरे पास ये एप्पल का आईफोन है, ठीक है, मेरे पास ये एप्पल का आईफोन है। सर ये आईफोन का जो सिंबल है ये आप लोगों को दिख रहा होगा, कटा हुआ एप्पल। सर ये किसके अंदर आएगा, जल्दी से बताओ एक बार मेरे को कोई। ये कटा हुआ एप्पल किसके अंदर डालूं, मैं इन चारों में से कौन सी कैटेगरी के अंदर डालूं। वेरी गुड। ये किसके अंदर आएगा, ट्रेडमार्क के अंदर आएगा, यानी कि आपका नेम एंड लोगो। नेम एंड लोगो आपके किसके अंदर आता है, ट्रेडमार्क के अंदर आता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी इतना दिक्कत नहीं है। सर मैंने एक पेंटिंग बनाई, ये मेरी पेंटिंग है। सर इसको मैं किसके अंदर रजिस्टर करवाऊं, किसके अंदर लेके जाऊं, ये पेंटिंग है सर, पेंटिंग है, किसके अंदर लेके जाऊं। वेरी गुड। सर ये जाएगा तुम्हारा कॉपीराइट के अंदर। सर इस आईफोन के अंदर ना मैंने ये टेक्नोलॉजी डाली है, मैंने ये पहली बार टेक्नोलॉजी बनाई है कि जैसे ही मैं इसके फ्रंट कैमरे में देखता हूँ तो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। यानी कि सर इसके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मेरा फेस वेरीफाई कर सकता है, यानी फेस वेरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी पेटेंट ये इसके अंदर लेके आए, तो ये किसके अंदर जाएगा बच्चों, पेटेंट। ऑब्वियसली बात है, टेक्नोलॉजी, या फिर सर हम लोग कहते हैं इन्वेंशन। और सर लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे कहते हैं, सर इस पूरी सारी चीजों को एक एक इस डिजाइन के अंदर डाला गया है। ये एक प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है और उसके अंदर ये सारी चीजें दी गई है। इसका कलर पैटर्न क्या होगा, जैसे मेरे पास जो है ये पर्पल कलर का है। सर इसका ये ऊपर से थोड़ा सा कैमरा उठा हुआ रहेगा, ये इसके अंदर आ रहा है। सर उसके बाद ये इसका जो साइड है, ये इसके अंदर ये मैग्नेटिक बटन टाइप का कुछ है ये। उसके बाद सर ये दो लाइनें हैं यहाँ पे, ये किसके अंदर आएगा बच्चों, ये डिजाइन के अंदर आएगा। ये बेसिक चीज समझ रहे हैं, डिजाइन के अंदर आपका डिजाइन आता है। सर हम लोग कहते हैं कि कॉपीराइट और डिजाइन के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है कि यार कौन सी चीज किसके अंदर जाएगी, कहाँ पे क्या आएगा। हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि सर कॉपीराइट के अंदर आपका, अगर मान लीजिए आपको डिजाइन एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था, आपने कॉपीराइट के अंदर ले लिया, तो हम आपको सिर्फ 50th प्रोडक्ट तक प्रोटेक्ट करेंगे, 50th कॉपी तक प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे ही आप 51st कॉपी बना लोगे अपने प्रोडक्ट का, तो सर आपको जो प्रोटेक्शन मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा, आपको जो यहाँ पे सेफगार्ड मिल रहा था वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ में हम लोग कहते हैं कि आपको, वेरी गुड विपिन, हम लोग यहाँ पे कहते हैं सर कॉपीराइट और डिजाइन के बीच में जब भी लड़ाई होगी, कॉपीराइट वर्सेस डिजाइन जब भी होगा, तो हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेसिस पे कहते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कॉपीराइट के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल गया तो डिजाइन के अंदर नहीं मिलेगा, और अगर आपको डिजाइन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल गया तो फिर कॉपीराइट के अंदर नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने सब्सिक्वेंटली, पहले आपने कॉपीराइट के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया था, अब आप सब्सिक्वेंटली डिजाइन के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे कहते हैं इंपॉर्टेंट बेसिस पे कि आपका जो कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पे आती है। सर हमें कितने समय के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया 10 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स के लिए मिलेगा। बट आपको ये 5 ईयर्स के लिए जो एक्सटेंशन है उसके लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। साथ ही साथ में हम लोग कहते हैं सर अगर आपकी एप्लीकेशन लैप्स कर गई, एप्लीकेशन लैप्स करने का मतलब क्या होता है कि सर आपने फीस नहीं पे की टाइम से, तो फिर क्या होगा सर, अगर आप फीस नहीं पे कर पाए थे टाइम से तो हम लोग यहाँ पे आपको परमिशन ग्रांट कर देंगे कि आप, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है फीस ना ग्रांट कर पाए हो,
तो सर 1 ईयर के अंदर, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लैप्स, फ्रॉम द डेट ऑफ लैप्स, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लैप्स आप क्या कर लीजिए, आप एप्लीकेशन लगा दीजिए। फ्रॉम द डेट ऑफ लैप्स आप क्या कर लीजिए, आप एप्लीकेशन लगा दीजिए, ताकि आपको यहाँ पे एक्सटेंशन या फिर जो एप्लीकेशन है वो अलाउ कर दी जाए। ये बात यहाँ पे बस इतनी सी है कि 1 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ लैप्स आपको क्या लगाना का पड़ेगा, एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली बात है कि एप्लीकेशन में आपको रीजन स्पेसिफाई करना पड़ता है कि सर आप फीस क्यों नहीं पे कर पाए थे, रीजन क्या था फीस ना पे करने का, बस इतनी सी चीज आप एक्सप्लेन कर दीजिए और आपकी कहानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की बातें इसके अंदर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन, पहली चीज तो हम लोग कहते हैं कि सर आपका जो रजिस्टर्ड डिजाइन है वो गवर्नमेंट के ऊपर भी बाइंड करेगा, गवर्नमेंट को भी आपके डिजाइन को मानना पड़ेगा, गवर्नमेंट भी आपके डिजाइन को छेड़छाड़ नहीं कर सकती। साथ ही साथ में हम लोग कहते हैं सर आप पायरेसी नहीं कर सकते, पायरेसी करने का मतलब क्या होता है, विदाउट अप्रूवल ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर, जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसके अप्रूवल के बगैर आप यहाँ पे उसके डिजाइन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना तो आप पब्लिश कर सकते हो, ना तो आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो जिसके ऊपर वो डिजाइन हो, ना ही आप उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हो फॉर फर्दर सेलिंग। आप इस तरीके के काम कोई भी प्रकार से नहीं कर सकते। सर आगे हम लोग कहते हैं कि क्या डिजाइन को कैंसिल किया जा सकता है, अगर आपको पहले डिजाइन ग्रांट कर दिया गया था तो द आंसर इज यस, आपके डिजाइन को कैंसिल किया जा सकता है। पहला पॉइंट हम लोग कहते हैं अगर आपका डिजाइन प्रीवियसली रजिस्टर्ड इन इंडिया है, अगर पहले से हमने रजिस्टर करके रखा था तो हम उस डिजाइन को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपका डिजाइन रजिस्ट्रेबल ही नहीं था, गलती से रजिस्टर कर दिया, जो हमने सेक्शन 4 के अंदर ऊपर पॉइंट्स पढ़े थे, कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं डिजाइन के लिए, अगर वो आपने सेटिस्फाई नहीं किए थे तब भी गलती से आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया, तो सर उस सिचुएशन में भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अगर आपका डिजाइन प्रीवियसली पब्लिश्ड इन इंडिया या फिर एल्सवेयर है तो उस सिचुएशन में भी आपके डिजाइन को कैंसिल किया जा सकता है। आपका जो डिजाइन है वो नया या फिर ओरिजिनल नहीं है तो उस सिचुएशन में भी डिजाइन को कैंसिल किया जा सकता है। इज नॉट डिजाइन एज पर डेफिनेशन ऑफ डिजाइन गिवन इन सेक्शन 2D, अगर आपका जो डिजाइन है जिस चीज को आप डिजाइन कह रहे हो वो टेक्निकली डिजाइन है ही नहीं एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज डी ऑफ द डिजाइन एक्ट, तो फिर सर उस सिचुएशन में भी आपके डिजाइन को अगर गलती से रजिस्ट्रेशन मिल गया था तो उसको हम लोग कैंसिल यहाँ पे कर देंगे। सर लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, सर अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर अगर कोई भी तरीके का डिजाइन पब्लिश कर दिया इन एनी एग्जीबिशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड थी, आफ्टर गिविंग अ नोटिस टू द कंट्रोलर, यानी कि सर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रोपराइटर, जो ओनर था उसके बगैर कंसेंट के अगर यहाँ पे कोई डिजाइन पब्लिश कर दिया, और सर यहाँ पे जो एग्जीबिशन था जिसके अंदर उसने पब्लिश किया वो उसने गवर्नमेंट को वो गवर्नमेंट नोटिफाइड एग्जीबिशन थी, और सर वहां पे उसने डिस्प्ले करने से पहले कंट्रोलर को एक बार नोटिस दिया था, तो सर ऐसे सिचुएशन में जो प्रोपराइटर है वो तब भी यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकता है, प्रोवाइडेड वो 6 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पे क्या करे, एप्लीकेशन लगाए। सर फाइनली 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 इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है उसका कंप्लीट रिवीजन खत्म होता है, उसके साथ हमारा ये कंप्लीट जो रिवीजन था वो एंड होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लो, अदरवाइज हम फिर इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके अंदर ज्यादा कुछ मेजर है नहीं तो आप लोगों को बन जाएगा। चलिए देखते हैं आपसे ये क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते। ये 5 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्रीवियस पेपर में ही देख लेते हैं, यानी कि जो अभी हमारा जून वाला पेपर है उसके अंदर एक बार देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी लोग। ES Limited, a telecommunication company, is in the design phase of a new device that incorporates a cell phone with internet capabilities. There is a concern that the new device may have nearly the same design as their competitor's product. What requirements ES Limited should comply with before applying for registration of the design of the new device under the Design Act 2000? बताइए क्या जवाब देंगे आप इसका।
बताओ भाई क्या जवाब दोगे, जल्दी से जवाब दो, डी का जवाब दो। स्पर्श, इसके अंदर जो मेन पॉइंट आएगा, मेन पॉइंट क्या बोलेंगे हम लोग? वेरी गुड। सर इसके अंदर आपका जो मेन पॉइंट आएगा, ऑब्वियसली बात है, वेरी गुड स्पर्श, कि भाई यहाँ पे आपका ओरिजिनल या फिर नया डिजाइन, न्यू डिजाइन नहीं है। तो वो चीज नहीं होना चाहिए भाई, पब्लिश्ड वाला पॉइंट नहीं आएगा। पब्लिश का मतलब क्या होता है, आपने अपने डिजाइन को पहले कहीं पब्लिश कर दिया। यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, शुड नॉट बी न्यू या फिर ओरिजिनल, यानी इज नॉट न्यू या फिर ओरिजिनल, तो हम रजिस्टर नहीं करेंगे। और एक और पॉइंट आता है, अगर तुम्हें ध्यान हो, सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल, जो हमने पढ़ा था अभी कि सर आपका डिजाइन शुड बी सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डिजाइन्स। तो भाई ये दो पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिखना कंपलसरी रहेगा। पब्लिश वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। पब्लिश वाला क्यों आएगा भाई? सेक्शन 4 है यार, सेक्शन। आंसर फ्रेम कैसे करेंगे बच्चे, यहाँ पे आपको पीएसी फॉर्मेट में बताना पड़ेगा आंसर को, अनुष्का। यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे बताएंगे, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि आंसर को फ्रेम कैसे करना है यहाँ पे हमें। एक सेकेंड। सर जब भी हम लोग आंसर को फ्रेम करने की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे आपका मेथड जो होता है आंसर को फ्रेम करने का, वो होता है पीएसी फॉर्मेट। सर पीएसी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आता है आपका प्रोविजन, यहाँ पे आता है आपका एनालिसिस, और यहाँ पे आता है आपका कंक्लूजन। हम लोग कहते हैं सर आपका जो आंसर होता है उसके अंदर ये तीन चीजें आनी चाहिए कंपलसरी बेसिस पे। प्रोविजन में आप लोग बताते हो लॉ, कि भाई लॉ क्या बात करता है। एनालिसिस में आप बताते हो कि फैक्ट्स प्लस लॉ, कि किस तरीके से ये जो लॉ हमने अभी पढ़ा ये किस तरीके से इन फैक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, हम लोग ये बात करते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन में हम लोग बस अपना आंसर दे देते हैं, जो कि कायदे से आपका यस या फिर नो में होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि भाई आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कंक्लूजन के अंदर हम लोग यहाँ पे बस इतनी बात कहते हैं कि आपको कंक्लूड करना होता है कि यस या फिर नो, द रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी ग्रांटेड। इस तरीके से जब आप आंसर लिखते हो तो आपका आंसर एकदम प्रॉपर माना जाता है, एकदम वैलिड माना जाता है, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर माना जाता है। ये हमारा होता है क्या बच्चों, पीएसी फॉर्मेट में आंसर। समझा अनुष्का? आई थिंक सो। नंदनी मैम ने आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस भी कराई होगी क्वेश्चन आंसर की। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने हैं, उनको तो बिल्कुल डेफिनेटली कराई होगी। नए स्टूडेंट को कराई है। परफेक्ट। सर तो यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से अपना आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फ्रेम करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तुम लोगों से बनता है या नहीं, वैसे तो बनेगा ही, मेरे को कोई उसमें डाउट है नहीं खास। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखिए, अगेन 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने। विपिन अगर आप नोट्स की बात करो तो हाँ, नोट्स की पीडीएफ तो शेयर कर दी है यार मेरे ख्याल से। जो मेरे को लास्ट बताया गया था वो तो यही था कि शेयर हो चुकी है।
अच्छा, आपको ये प्रॉपर फॉन्ट साइज के साथ मिला है ना? मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे पास जो आया है फॉन्ट वगैरह वो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। फॉन्ट वगैरह ठीक है ना यार? एक बार तुम में से किसी के पास अगर मेरा नंबर हो तो एक बार शेयर कर सकते हो क्या पीडीएफ वाला? पीडीएफ वाली फाइल मेरे पास आई थिंक सो है नहीं। मैंने यार कोशिश की है इस बार कि आप लोगों को, यानी अब वी विल बी वेरी सून स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। उस चैप्टर के भी आपको पहले ही नोट्स मिल जाएंगे, यानी मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस वीक उससे पहले ही आपको मिल जाएंगे। तो सिमिलरली आपको मिल जाए नोट्स, और इस तरीके के थोड़े से प्रिंटेड तरीके के मिल जाए ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी रहे। देखता हूँ यार मैं। थैंक यू सो मच पायल। सेक्शन, थैंक यू। हाँ ठीक है। बस, थैंक्स। आई हैव ट्राइड कि आप लोगों के जो किताब है, जो आपकी बुक है, उसके सारे टॉपिक्स अपन ने यहाँ पे कवर किए ताकि आप लोगों को उसमें भी दिक्कत ना जाए और आप लोगों को समझ आए, ठीक है? सर एक साथ नहीं मिलेगा क्या? वो भी मिलेगा यार, वो तो किताब जो आपको मिलेगी वो तो मिलेगी नहीं। चलिए, ये सी क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दो। विपिन, जस्ट अ क्वेश्चन, मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, पर आपने ग्रुप वन मेरे से पढ़ा था क्या लास्ट टाइम? मेरे को एकदम क्लिक ही नहीं कर पा रहा है फॉर सम रीजन। आपने सीसी तो मेरे से पढ़ा है, मेरे को ये पता है। ये तो मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान है। तूने प्रेजेंटेशन दी थी वो भी मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान है। वो क्या बनाया था वो? आप थे और वो स्पर्श भी था आई थिंक सो उसके अंदर। मेरे को अनुज था नाम उसका। क्या था, मैं तो नाम भूल रहा हूँ करेंटली। वो भी था बच्चा। डिबेट किया था तुम लोगों ने प्रोडक्ट को लेके, किसी चीज को लेके। चलो जल्दी से सी वाले का आंसर दो यार। अब देखो यहाँ पे जो बच्चे का डाउट था कि सर क्या केस लॉ डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्या, इसके अंदर आ, देख लो डायरेक्टली इन लोगों ने केस लॉ के थ्रू पूछा है। सी का जो क्वेश्चन नंबर वन है वो डायरेक्टली केस लॉ ही पूछा है, और उन्होंने सिंपली यही पूछा है न्यू एंड ओरिजिनल को लेके आपका केस लॉ कौन सा है। जल्दी से बताओ, न्यू एंड ओरिजिनल को लेके केस लॉ कौन सा है हमारा? ए नालायक लड़की, मारूंगा मैं तेरे को। रोनित, क्या कर रहे हो भाई लोग? न्यू एंड ओरिजिनल को लेके केस लॉ कौन सा है? हाँ, वेरी गुड स्पर्श। ब्राइटो और ऑटो इंडस्ट्रीज वर्सेस श्रीराम चावला। जय जय श्री राम। बच्चों ऐसे केस लॉ में कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो मार पड़ेगी तुम लोगों को। अगर यहाँ पे आप भारत ग्लास ट्यूब्स वर्सेस गोपाल ग्लास वर्क्स लिख के आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। ये आपको इस चीज का ध्यान रखना है। गलत केस लॉ नहीं लिख के आना है, इसलिए आपको तीनों केस लॉ, चार केस लॉज हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ लिए। और आईपीआर के अंदर पूरे के पूरा जो हमारे 40 मार्क्स का पार्ट है जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सर आईपीआर के अंदर ना मैक्सिमम केस लॉज ही हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, और डायरेक्ट केस क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो भाई ये केस लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आपको याद करना पड़ेगा, और इसलिए मैंने टेबल फॉर्म में भी केस लॉस लिख के दिए हैं ताकि भाई एक ही जगह पे आपके मेजर केस लॉस हो जाए और आप लोगों को चीजें याद रहे। जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर, टाइम ही होता है ऐसे से तो। Heavy duty company manufacture pick and carry hydraulic self mobile cranes developed and registered under the Design Act 2000. They filed a suit for permanent injunction and infringement against Robust Mechanicals Company, who began manufacturing and selling mobile cranes that were visually identical to the ओरिजिनल डिजाइन ऑफ हैवी ड्यूटी कंपनी।
claiming that their machine is new or original. With the support of a case law, discuss the requirement of for a design to be considered significantly new or original. क्या सर न्यू एंड ओरिजिनल होना चाहिए? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस सर। केस लॉ कौन सा है? ब्राइटो ऑटो ऑटो इंडस्ट्रीज वर्सेस श्रीराम चावला, जिसके अंदर बोला गया था कि सर आपका जो डिजाइन है फॉर रजिस्ट्रेशन शुड बी न्यू या फिर ओरिजिनल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराना सुराना कोई भी डिजाइन आप उठा के कॉपी करके यहाँ पे बना रहे हो। हम लोग कहते हैं इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपका जो डिजाइन है वो कैसा होना चाहिए, न्यू या फिर ओरिजिनल किस्म का होना चाहिए। सर फिर पॉइंट टू के अंदर आते हैं, व्हाट इज द कोर्ट ड्यूटी वाइल डिटरमाइनिंग इफ द डिजाइन इज न्यू और ओरिजिनल। सर ऑब्वियसली बात है कि कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि आपका डिजाइन नया है या नहीं है, और उसके लिए आपकी बस नेकेड आई से देखा जाएगा कि क्या उस डिजाइन का कोई भी पर्टिकुलर सेम तरीके का प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात का आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़े। किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट? भाई डाउट हो तो बता देना यार, नहीं तो पता चले तुम लोग अपने में ही लगे हो, मेरे को पता ही नहीं है कि तुम्हें दिक्कत है या नहीं है। देखो अब ये प्रोफेशनल का पेपर भी दिखाते तुम्हें। इसके अंदर डिजाइन का क्वेश्चन। ये देखो, इनका तो क्वेश्चन नंबर वन ओपन बुक एग्जाम जो है वो ही सर आपका कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? तो 5 नंबर ईच का क्वेश्चन है सर। 20 नंबर का तो सिंगल क्वेश्चन पूछ डालेंगे, प्रोफेशनल का पेपर दिखा रहा हूँ आपको। और क्वेश्चन नंबर सी का जवाब दे पाओगे नहीं दे पाओगे? सिर्फ क्वेश्चन नंबर सी अगर मैं तुम्हारे सामने पटक दूं तो तुम इसका जवाब दे पाओगे? अरे जवाब दो नालायको। भाई लोग तुम लोग साथ हो या नहीं हो? ऐसा मत करो यार, अगर तुम लोग अभी से ही ऐसे फैल जाओगे तो बाद में तो बहुत ही दिक्कत जाएगी। सर कौन सा केस लॉ आता है सी पार्ट के लिए? कौन से केस लॉ पे हम लोग बहुत ज्यादा इंफोसिस प्लेस करते हैं यहाँ पे? वेरी गुड सर। केस लॉ का नाम क्या है? माइक्रोफाइबर्स वर्सेस गिरधारी एंड को। अब आप देखिए सर, ये प्रोफेशनल का क्वेश्चन है। आपको ऐसा क्यों लगेगा कि सर ये क्वेश्चन वो एग्जीक्यूटिव में नहीं डाल सकते? वो आराम से क्वेश्चन आपके एग्जीक्यूटिव में भी डाल सकते हैं, क्योंकि लॉ तो सेम ही है। प्रोफेशनल का पेपर उठा के एग्जीक्यूटिव में डाल देंगे, कितनी बड़ी बात है। सर ये आपको ना इसलिए एकदम कॉन्सेप्ट इतना तगड़े तरीके से क्लियर होना चाहिए कि आपको कोई तोड़ ना पाए उसके अंदर। नहीं तो सर दिक्कत जाएगी, आपको ही समस्या जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे। आई थिंक सो हमारी अब क्लास 20 के आसपास लगेगी, 20 जून के आसपास लगेगी जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो आई एम नॉट क्लियर ऑन दिस, ये थोड़ा सा एकेडमिक पार्ट है, वो मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा, बट आई थिंक सो हमारी क्लास अब 20 तारीख से लगेगी। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताओ ये तो क्या फर्जी क्वेश्चन पूछा है। 6A। सर 5 नंबर का अगेन क्वेश्चन। सर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर टेक्निकली कितने क्वेश्चन पूछे गए? 3 क्वेश्चन पूछे गए। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन? क्या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है? और लास्ट पॉइंट, हाउ कैन द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन बी कैंसल्ड? क्या हमने ये तीनों टॉपिक्स पढ़े हुए हैं? यस बिल्कुल पढ़े, मेरे को तो ध्यान है मैंने पढ़ा है। सर तीनों टॉपिक्स क्या है? पहले तो आपको 10 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं कितने समय के लिए? 5 साल के लिए। और सर आपका क्या कैंसिल किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन? यस, सेक्शन नंबर 19। और किन ग्राउंड्स पे? 5 ग्राउंड्स पे कैंसिल किया जा सकता है। सर क्या पांचों पॉइंट्स लिखने हैं? यस, पांचों पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कितने पॉइंट्स लिखने हैं, तो पूरे के पूरे पांचों पॉइंट्स लिखोगे तभी आपका आंसर प्रॉपर माना जाएगा, अदरवाइज आंसर प्रॉपर नहीं माना जाएगा। ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ
आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपन अब इसी पैटर्न पे पढ़ाई करेंगे कि सर पहले पूरा का पूरा चैप्टर, उसके बाद एक क्लास में उसका मैराथन, एक या दो क्लास जितना भी टाइम लगेगा, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों की एकदम फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन हो जाए। आज हम लोग लिख नहीं पाए, पर सब्सिक्वेंटली जब हम आगे जाएंगे तब हम क्वेश्चंस को लिख लिख के भी प्रैक्टिस करेंगे। बट बच्चों, अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज अपनी 110% दे देना। दिसंबर दूर नहीं है, एक बार में पेपर निकाल लो, तुम्हें मजा आ जाएगा। यू विल फील ब्लेस्ड कि तुम लोगों ने इतना 4 महीना मेहनत कर ली। यार बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छा रहेगा अगर आप लोगों ने किया है तो। और हाँ, डेफिनेटली जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं वो भी आप लोगों को हेल्प करेंगे कि यार एकदम समअप करने के लिए, रिवाइज करने के लिए वो बहुत अच्छे रहेंगे। सर नोट्स कैसे बनाए सर? जो आपने बनवाए हैं, तो जो बनवाए हैं वो तो सही है ना, उसमें क्या दिक्कत है? वो बहुत है यार विपिन, वो आपके यानी शॉर्ट रीडिंग के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है तो फिर आप नोट्स को रिफर कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रिंटेड नोट्स दिए हैं वो आप देख सकते हैं। प्रिंटेड नोट्स और जो आपकी मॉड्यूल है वो मोर और लेस सेम ही है, बस प्रिंटेड नोट्स के अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज आसान कर दी है। अदरवाइज अगर मैं आपको ही डायरेक्टली मॉड्यूल ही कॉपी पेस्ट करके दे दूंगा तो दैट मेक्स नो सेंस, आपके लिए भी कोई मतलब का नहीं रह जाएगा वो। तो बस थोड़ा सा लैंग्वेज आसान किया है आप लोगों के लिए, बाकी आप टॉपिक मैच करके देख लीजिएगा, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो मॉड्यूल में वो इसके अंदर दिए हुए हैं। नॉनदलेस आई होप आप लोगों को क्लास इंजॉयबल लगेगी, लर्निंग लगेगी। और सर प्लीज आगे से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपन को पूरी मेहनत करनी है, तगड़े तरीके से हार्डवर्क करना है, ताकि सर नो मैटर व्हाट अपना दिसंबर अटेम्प्ट एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ, एग्जामेशन के साथ निकले। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।